टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम। अब एक बात समझिए, क्लबिंग ऑफ इनकम जो टॉपिक है, ये टॉपिक को इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और इस टॉपिक को जो आपने इंटरमीडिएट में जो पढ़ा हुआ है, सीए फाइनल में इसका एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा है, कुछ भी चेंज नहीं है। वर्ड बाय वर्ड जैसा इंटरमीडिएट के मॉड्यूल में है वैसा का वैसा उन्होंने सीए फाइनल के मॉड्यूल में दे रखा है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम है, वो क्लबिंग अपन चालू कर रहे हैं। क्लबिंग में मिस भाई आज अपन क्लबिंग कर रहे हैं, मजा आएगा आपको करके, ठीक है। तो पार्टी वार्टी हो या तो आज अपन क्लबिंग टॉपिक कर रहे हैं तो आपको मजा आएगा। तो चलिए क्लबिंग ऑफ इनकम चालू करते हैं। एग्जाम में वेटेज क्या है, तो एग्जाम में वेटेज की बात करोगे तो हो सकता है एक आधा एमसीक्यू आ जाए कहीं पे करके, ठीक है। तो 2 से लेके 3 मार्क का वेटेज मैं दे ही देता हूं इसको। तो 2 से लेके और 3 मार्क का वेट है वो इस टॉपिक का रहेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, 2 से 3 मार्क का जो है वो वेटेज रहेगा इस टॉपिक का। कहीं ना कहीं पे हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ जाए। चलिए तो चालू करते हैं ये टॉपिक, बड़ा मजा आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में। सबसे पहले अपन एक पढ़ते हैं, एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A करके। और सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A जो है ये बोलती है कि अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है, उस माइनर चाइल्ड की इनकम है वो हमेशा पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, या तो मम्मी के हाथ में या पापा के हाथ में। अगर मम्मी की इनकम ज्यादा है तो मम्मी के हाथ में क्लब होगी, और अगर पापा की इनकम ज्यादा है तो पापा के हाथ में क्लब होगी। तो जब भी माइनर चाइल्ड की इनकम होती है, वो माइनर चाइल्ड की इनकम जो है वो माइनर चाइल्ड की इनकम आइदर मदर के हाथ में टैक्सेबल होगी या फादर के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसकी इनकम ज्यादा है। जैसे मान लो मेरा एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम है देवम करके, ठीक है। तो वो 6 साल का है, तो वो माइनर चाइल्ड है, उसकी इनकम किसके हाथ में क्लब होगी, या तो मेरे हाथ में या मेरी वाइफ के हाथ में, जिसकी इनकम ज्यादा है। जिसकी इनकम ज्यादा है, अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरे हाथ में, मेरी वाइफ की इनकम ज्यादा है तो मेरे वाइफ के हाथ में। लेकिन एक चीज समझना, जब भी माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है ना पेरेंट्स के हाथ में, तो पेरेंट्स को एक 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है। पेरेंट्स को एक एग्जेम्पशन मिलता है, दैट एग्जेम्पशन इज गिवन अंडर सेक्शन 1032 में एग्जेम्पशन दे रखा है। और ये 1032 में एग्जेम्पशन कितना मिलता है, मैक्सिमम 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है। अब ये मैक्सिमम 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है। यहां पे क्या बच्चों की कोई लिमिट है, आंसर इज नो, कोई लिमिट नहीं है। बच्चों की कोई भी लिमिट नहीं है, बच्चों की जो है वो कोई भी लिमिट नहीं है। कितने भी बच्चे हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मेरे 8 बच्चे हैं, तो 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों की मेरे को 10,000 इनकम हो रहा है। तो 10,000 इनकम अगर क्लब हो रहा है तो उसमें से 1500 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और बाकी वाला जो 8500 है वो 8500 मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताओ, एक माइनर चाइल्ड है, उसकी इनकम ही 600 है, तो यहां पे क्लब होते टाइम 600 का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मेरे हाथ में कुछ भी इनकम है वो क्लब नहीं होगी, क्योंकि 1500 रुपीज तक का क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। अब एक बात समझना, माइनर चाइल्ड की इनकम हमेशा पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है जिसकी इनकम ज्यादा है। लेकिन एक चीज समझना, एक बार अगर किसी के हाथ में क्लब हो गई, एक बार किसी पर्टिकुलर पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो गई, तो हर साल फिर उसी पेरेंट के हाथ में क्लब होगी। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। बट अदरवाइज एक बार जिस पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो गई तो एवरी ईयर उसी पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे बच्चे की इनकम है, मेरे बच्चे की इनकम एक साल मेरे हाथ में क्लब हो गई, तो हर साल मेरे हाथ में ही क्लब होती जाएगी। एवरी ईयर जो है वो मेरे हाथ में क्लब होगी। मिस फिर मेरी वाइफ के हाथ में क्लब नहीं होगी, भले मेरी वाइफ की इनकम ज्यादा है। बट अगर असेसिंग ऑफिसर उसको चेंज करना चाहे तो असेसिंग ऑफिसर उसको चेंज कर सकता है। इफ असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू चेंज इट, असेसिंग ऑफिसर चेंज कर सकता है। अदरवाइज जिस पेरेंट्स के हाथ में एक बार क्लब हो गई, हर साल उसी के हाथ में क्लब होती जाएगी। लेकिन एक बात समझना, माइनर चाइल्ड की 3 इनकम ऐसी है जो क्लब नहीं होगी। 3 इनकम कौन सी, ये जैसे एग्जांपल लेते हैं हम आदित्य का। ये हमारा एक बच्चा है हमारे बैच में जिसका नाम है आदित्य करके, ठीक है। ये आदित्य है और ये आदित्य की घरवाली है। तो अब एक बात समझना, ये आदित्य है और ये आदित्य की घरवाली है। अब ये आदित्य और आदित्य की घरवाली है, ये दोनों है, इन दोनों का एक बच्चा हुआ, और इस बच्चे ये रहा बच्चा, ठीक है, ये है, ये बच्चा है। अब ये बच्चा जो है, इस बच्चे की 3 तरह की अगर कोई इनकम है तो वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। कौन कौन सी, एक तो आदित्य का बच्चा मान लो रेलवे स्टेशन पे जाता है और वहां पे चाय बेचता है करके, ठीक है।
रेलवे स्टेशन पे जाता है और वहां पे चाय बेचता है। क्या बेचता है? चाय बेचता है। वहां पे बोलता है चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। उनका बच्चा चाय बेचता है। तो चाय बेचता है मींस वो मैनुअल वर्क कर रहा है, और बच्चा अगर मैनुअल वर्क कर रहा है और मैनुअल वर्क की इनकम है वो उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी, उस बच्चे के हाथ में ही जाएगी। ठीक है, वो आदित्य या आदित्य की बीवी के हाथ में क्लब नहीं होगी करके, ठीक है, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? उस बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होगी। या फिर इसका जो बच्चा है आदित्य का, वो बच्चा क्या करता है? रेलवे स्टेशन पे चाय नहीं बेचता है, वो ट्रेन में जाता है, और ट्रेन में जाने के बाद क्या करता है? दो हाथ में पत्थर लेता है, दो हाथ में पत्थर लेता है और पत्थर लेके और दो गाने गाता है करके, ठीक है, चिपक के गाने गाता है, 3 गाने गाता है। पहला गाना गाता है परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। दूसरा गाना गाता है साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है करके, ठीक है। और तीसरा गाना गाता है संदेश से आते हैं मुझे तड़पाते हैं। ऐसे 3 गाने गाता है और गाने गाने से उसको कुछ पैसा मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड स्किल एंड टैलेंट की इनकम जो होगी वो क्लब नहीं होगी, वो बच्चे के हाथ में, खुद के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो एक तो बेटा मैनुअल वर्क की कोई इनकम होगी, वो क्लब नहीं होगी। दूसरा जो है वो भैया आपका स्किल एंड टैलेंट का जो इनकम होगा बच्चे का, वो क्लब नहीं होगा पेरेंट्स के हाथ में। और तीसरा, अगर जो बच्चा है वो बच्चा क्या करता है? अगर मान लो बच्चा हैंडीकैप्ड है, तो बच्चा अगर हैंडीकैप्ड है उस पर्टिकुलर केस में, अगर दिव्यांग बच्चा है तो दिव्यांग बच्चे की इनकम अगर कोई भी होगी, मतलब उसमें जो इनकम है वो क्लब नहीं होगी, वो बच्चे के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा अगर दिव्यांग है तो उसके नाम पे कुछ आप एफडी करा लो, कुछ उसको इनकम आ जाए, तो हम उसी के हाथ में क्लब करेंगे, उसके हाथ में ही टैक्सेबल करेंगे, जिससे कि उसको बेसिक एग्जेम्पशन का वगैरह बेनिफिट मिल पाए। और ये प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखो बच्चों की 3 तरह की इनकम है, वो माइनर चाइल्ड की पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। एक तो बच्चा जो है वो अगर मैनुअल वर्क से इनकम कमाता है, दूसरा वो वाला करके, ठीक है, परदेसी परदेसी स्किल टैलेंट करके। सारेगामा पा में गया आदित्य का बच्चा और वहां जाके गाना गाता है झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, ऐसे ऐसे गाने गाता है और उसकी वजह से कोई इनकम होती है, तो वो क्लब नहीं होगी। और तीसरा, अगर कोई बच्चा अगर हैंडीकैप्ड है तो उस पर्टिकुलर केस में क्लबिंग नहीं होगा। अब एक बात समझिए, अगर मान लो मम्मी पापा की दोनों की मैरिज रही नहीं, मतलब मम्मी पापा के बीच में डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स हो गया तो उस पेरेंट्स के हाथ में इनकम क्लब होती है जो उस बच्चे को मेंटेन करते हैं। मतलब मान लो आदित्य और आदित्य की बीवी के बीच में डाइवोर्स हो गया, तो अगर आदित्य बच्चे को मेंटेन करता है तो आदित्य के हाथ में क्लब होगी, और अगर मान लो आदित्य की वाइफ मेंटेन करती है तो आदित्य के वाइफ के हाथ में क्लब होगी। अब एक बात समझो, बच्चे का मतलब क्या होता है पता है तुमको? बच्चे का मतलब यहां पे आपका खुद का बच्चा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि बाजू वाले का बच्चा आपका बच्चा नहीं माना जाएगा, आपका खुद का बच्चा होना चाहिए। बच्चे में आपका लीगल बच्चा आएगा। लीगल बच्चा मतलब जिसकी शकल भी आपसे मिलती है, दैट लीगल चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज योर चाइल्ड एज वेल एज द, अगर आपका लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड है। लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब होता है कि आपने लीगली एडॉप्ट किया है तो वो भी आपका चाइल्ड ही है करके, ठीक है। लीगली एडॉप्टेड मींस आपने पेपर वर्क वगैरह करके किया है। ऐसा नहीं कि आदित्य का बच्चा हो नहीं रहा था तो गली में कोई दूसरा बच्चा जा रहा था, उसको बुला के अंदर बुला के बोला बोल पापा, वो वाला बच्चा नहीं। आप लीगली एडॉप्टेड करोगे, लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड है वो आपका चाइल्ड माना जाएगा। और तीसरा, अगर आपका कोई स्टेप चाइल्ड का मतलब होता है कि मान लो आदित्य ने किसी आंटी से शादी कर ली, आंटी के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो आंटी के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो भी बच्चे 2 आदित्य के माने जाएंगे, भले उसमें आदित्य का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट दैट 2 चाइल्ड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज आदित्य के चाइल्ड माने जाएंगे। दैट इज कॉल्ड योर स्टेप चाइल्ड करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, यहां पे बेटा एक चीज ध्यान देना कि जो भी आपको मैं बोल रहा हूं कि बच्चों में आपका लीगल चाइल्ड है, लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड है, या फिर आपका जो स्टेप चाइल्ड है वो आपका चाइल्ड माना जाएगा। अब एक चीज समझना, सर आप बोल रहे हो माइनर चाइल्ड की इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। आंसर इज यस। सर माइनर मैरिड डॉटर है तो, अगर मान लो माइनर मैरिड डॉटर है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? माइनर मैरिड डॉटर है तो, माइनर मैरिड डॉटर मान लो जैसे मेरी एक छोटी सी बेटी है करके 6 साल की, उसके मैंने जो है हाथ पीले करा लिए, उसको मैंने ससुराल भेज दिया, बालिका वधू बना दिया, तो क्या उसकी इनकम भी मेरे हाथ में क्लब होगी? बिल्कुल होगी। तो माइनर मैरिड डॉटर की जो इनकम होती है वो भी पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाती है। माइनर मैरिड डॉटर है उसकी इनकम भी क्लब होगी करके, ठीक है। तो क्लबिंग प्रोविजन में ध्यान रखना, माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी क्लब होती है। उसमें एक सेक्शन 27 होती है हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में एक सेक्शन 27 होती है, उस सेक्शन में यह बोला हुआ है कि माइनर मैरिड डॉटर को अगर आप घर ट्रांसफर करते हो तो आप उसके डीम्ड ओनर नहीं माने जाते। आप उसको अगर घर ट्रांसफर करते हो तो घर के आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाते। बट गाइस क्लबिंग प्रोविजन की जब बात आती है ना, तो माइनर मैरिड डॉटर की इनकम है वो भी पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगी। फटाफट सेक्शन 64(1) दे रखा है आपकी बुक में, पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। सेक्शन 64(1) आपकी बुक में दे रखा है, पढ़ लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए।
आनंदी और जगिया। आनंदी और जगिया, वेरी गुड। फटाफट 64 बने, आपकी बुक में दे रखा है, पेज नंबर 129 पे पढ़ लीजिए। अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए इधर देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आदित्य का बच्चा है, ये आदित्य का बच्चा है। 1500 रुपया पर चाइल्ड पर एनम, मैक्सिमम अनलिमिटेड चाइल्ड। 1500 रुपए का एग्जाम्पशन पर चाइल्ड है, लिखा तो है पर चाइल्ड लिखा हुआ है, तो तुमको क्या दिक्कत है? पर एनम पर चाइल्ड लिखा तो है, पढ़ना आता है ना, इंग्लिश है। चलिए अब एक बात समझिए, ये आदित्य का बच्चा है। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, फालतू की बातें मत करिए। ये आदित्य का बच्चा है जिसका नाम दे दिया हमने चिंटू। क्या नाम दे दिया? चिंटू। अब एक बात समझो, ये आदित्य का बच्चा है जिसका नाम है चिंटू। ये चिंटू जो है, ये चिंटू ने मान लो सारे गामा पा में गया, सारे गामा पा, वो सारे गामा पा में गया, पता नहीं कैसे लिखते हैं बट लिख लिया मैंने। वो सारे गामा पा में गया। अरे 4th नंबर में बोला तो है, क्लबिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी क्लब होगी, बोला तो है मैंने अभी। अब क्या इसमें एक्सप्लेन करूं मैं? चलिए अब एक बात बताओ, माइनर जो है, माइनर का नाम है चिंटू, आदित्य का बेटा है, इसका नाम है चिंटू। ये सारे गामा पा में गया और सारे गामा पा में गाना गा रहा है करके, ठीक है। ऐसा माइक पकड़ता है और बोलता है झलक दिखला आजा, एक बार आजा 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 आजा, और ऐसा करके उसने सारे गामा पा का कॉन्सर्ट जीत लिया और उसने 5 लाख रुपया जो है, ये 5 लाख रुपए का उसने इनकम कमाया। मुझे एक बात बताइए, ये इनकम किसके हाथ में क्लब होगा? ये इनकम भाई क्लब नहीं होगा, ये इनकम पे टैक्स कौन भरेगा? चिंटू। कौन टैक्स भरेगा? चिंटू। चिंटू टैक्स भरेगा। अब एक बात बताओ, ये इस पे जो है वो चिंटू टैक्स भरेगा। अब हुआ क्या, चिंटू ने इस 5 लाख का बैंक एफडी कराया, इस 5 लाख का चिंटू ने बैंक एफडी कराया। अब एक बात बताइए, चिंटू ने बैंक एफडी कराया कौन सी बैंक के साथ में? आईडीएफसी बैंक के साथ। आईडीएफसी बैंक के शेयर खरीद लो, ऐसा मुझे लग रहा है क्या बेनिफिशियल है, आगे जाके फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। मेरे से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट बोल रहा हूं मैं। आईडीएफसी बैंक के उसने एफडी करा दी बैंक में, और आईडीएफसी बैंक में 5 लाख की एफडी करा दी चिंटू डे ने एफडी करा दी, और इस एफडी पे फॉर एन एग्जांपल 45,000 का इंटरेस्ट आया, 45,000 का इंटरेस्ट आया अगले साल। अब इस प्रीवियस ईयर 23-24 में इस बच्चे ने, आदित्य ने वो गाना गाया, आदित्य के बेटे ने गाना गाया था, चिंटू ने सारेगामा में झलक दिखला जा, 5 लाख मिला था, 5 लाख की एफडी कराई। अगले साल प्रीवियस ईयर 24-25 में यहां पे इंटरेस्ट आया 45,000 का। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये 45,000 का इंटरेस्ट जो आएगा, ये किसके हाथ में क्लब होगा? ये किसके हाथ में क्लब होगा? क्या ये इंटरेस्ट पेरेंट्स के हाथ में जाएगा या ये बच्चे के हाथ में ही टैक्सेबल होगा? व्हाट डू यू फील? देखो 5 लाख का इनकम जो कमाया था वो स्किल एंड टैलेंट से कमाया था, झलक दिखला जा उससे कमाया था, और वो चिंटू के हाथ में टैक्सेबल हो गया था। बट व्हाट अबाउट द, उसका 5 लाख का एफडी कराया, उस 5 लाख की एफडी पे 40,000 का इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ये इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? क्या ये पेरेंट्स के हाथ में जाएगा या फिर ये इंटरेस्ट है ये चिंटू के हाथ में ही टैक्सेबल होगा? राइट आंसर इज दिस इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। ये इनकम स्किल एंड टैलेंट से नहीं है, ये जो इनकम है वो स्किल एंड टैलेंट से नहीं है, इसमें बच्चे का कोई स्किल नहीं है करके, ठीक है। बैंक में पैसा पड़ा है, उस पे एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें स्किल एंड टैलेंट है वो बैंक का है, बैंक का स्किल एंड टैलेंट है। यहां पे बच्चे का कोई भी स्किल एंड टैलेंट नहीं है, तो ये पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। मींस इसका मतलब आदित्य की इनकम ज्यादा है तो आदित्य के हाथ में, और आदित्य की जो
मोहतरमा है करके, ठीक है, आदित्य की जो मोहतरमा है अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो उनके हाथ में जो है वो क्लब हो जाएगा। तो यहां पे बैंक का स्किल एंड टैलेंट है, यहां पे बच्चे का कोई स्किल एंड टैलेंट नहीं है करके, ठीक है। तो यहां पे अगर ये 5 लाख की इनकम चिंटू के हाथ में टैक्सेबल होगी, बट उस पे जो इंटरेस्ट आया वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी किसके हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में, मम्मी या पापा जिसकी इनकम ज्यादा है। चलिए उसके बाद में अपन अगली सेक्शन पे चलते हैं। एक सेक्शन हुआ करती है दैट इज सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 करके, ठीक है, समझना। एक सेक्शन होती है दैट इज सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर आपका 4 करके, ठीक है। देखो जहां आपका खुद का माइंड लग रहा है, स्किल एंड टैलेंट, यहां बैंक, इसमें बैंक में पैसा जमा करा है, उसमें कौन सा आपका माइंड लग रहा है, उसमें कौन सी आपकी स्किल एंड टैलेंट है करके, ठीक है। लॉ में अगर क्वेश्चन में दे रखा है स्किल एंड टैलेंट है तो ये स्किल एंड टैलेंट है। ये 40,000 जो बैंक से एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें कोई बच्चे का स्किल एंड टैलेंट नहीं है। दिस विल बी गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। एक सेक्शन हुआ करती है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। आप अगर बोलो तो एग्जांपल आदित्य के नाम से ही लेते हैं, और अगर आप में से और किसी को अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो आप अपना नाम बता दीजिए, आपके नाम पे एग्जांपल लिए जाएंगे। तो आज है वो बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा मसाला है आपके लिए एग्जाम्पल लेने के लिए। तो आप बता दीजिए अगर आपकी बेइज्जती करानी है तो एग्जाम्पल आपके नाम पे लिया जाएगा, आपको लगता है कि आदित्य ही कंटिन्यू करो तो आदित्य के नाम पे लिया जाएगा करके, ठीक है। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लॉ मेकर्स बोलते हैं नाम क्या बोले, भूपेंद्र जोगी करके, ठीक है। यूएस में कहां कहां गए हैं करके, ठीक है, तो बोले बहुत सारी जगह गए हैं, तो नाम बताओ, बोले भूपेंद्र जोगी तो एक बात समझना, दैट पर्सन इज लाइक, वो 5 साल पुराना वीडियो, मैं 5 साल पहले से देखा था उस वीडियो को, बट इट्स अमेजिंग। चलिए अपन बात करते हैं सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 की। नाम क्या बोला, भूपेंद्र जोगी, ठीक है। चलिए इधर देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करना। एक और एग्जांपल आदित्य के नाम से ही लेते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है आदित्य, एक बंदा है जिसका नाम है आदित्य। तो आदित्य एक इंडिविजुअल है। अब एक बात समझना, इसने क्या किया, अपने स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर की, अपनी जो स्पाउस है वो स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर की, अपने स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर की करके, ठीक है, अपनी स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर की। तो अगर अपनी स्पाउस को ये कोई भी असेट ट्रांसफर करता है और उस असेट पे अगर कोई इनकम होती है, क्या होती है, इनकम होती है। अगर उस असेट पे कोई इनकम होती है तो वो इनकम रिसीव तो कौन करेगी, स्पाउस करेगी, मींस इनकम रिसीव्ड होगी वो तो स्पाउस को होगी, लेकिन ये इनकम जो क्लब हो जाएगी ना वो आदित्य के हाथ में हो जाएगी। ये इनकम जो है ये क्लब हो जाएगी, वो किसके हाथ में हो जाएगी, आदित्य के हाथ में। तो देखिए सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल अपने स्पाउस को, मतलब खुद की बीवी को या बीवी हस्बैंड को, खुद के, हाँ, उनको अगर कोई असेट ट्रांसफर करते हैं और उस असेट से कोई इनकम आती है तो इनकम रिसीव्ड होगी वो तो स्पाउस को होगी, लेकिन उस पर टैक्स जो भरेगा वो इंडिविजुअल भरेगा, मींस ट्रांसफरर को टैक्स भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आदित्य ने क्या किया, अपनी वाइफ को 10 लाख रुपीस दिया। आदित्य ने अपनी वाइफ को 10 लाख रुपीस गिफ्ट कर दिया, बोला मोहतरमा लीजिए गिफ्ट 10 लाख रुपीस। इसकी वाइफ ने क्या किया, इस 10 लाख रुपीस का एफडी करा दिया। इसकी वाइफ ने इस 10 लाख का एफडी करा दिया और उस 10 लाख की एफडी पे 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट आया। उस 10 लाख की एफडी पे 1 लाख थोड़ा अच्छा नहीं लगता, 90,000 ले लेते हैं। 9% की रेट से इंटरेस्ट आया, तो 9% की रेट से एफडी पे क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब एक बात समझिए, ये 90,000 का जो इंटरेस्ट आया ना, ये मिलेगा तो भाभी जी को, ये मिलेगा तो भाभी जी को, मतलब ये जो इनकम है ये इनकम मिलेगी तो इसकी वाइफ को, लेकिन इस 90,000 पे टैक्स कौन भरेगा, आदित्य भरेगा। इस 90,000 पे टैक्स जो भरेगा वो कौन भरेगा, आदित्य भरेगा। तो अगर आदित्य ने कोई असेट अपनी स्पाउस को ट्रांसफर की और उस असेट पे कोई भी इनकम आती है तो वो इनकम रिसीव्ड तो स्पाउस को होगी, बट वो इनकम क्लब हो जाएगी किसके हाथ में, आदित्य के हाथ में। नहीं तो लोग क्या होंगे, जैसे मेरी बीवी है दिन में 13 घंटे सोती है, मुझे पता है मेरी बीवी को बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा और उसको 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको कुछ असेट गिफ्ट करूंगा और असेट गिफ्ट करने के बाद में असेट में गिफ्ट करूंगा, उसको इनकम दिला दूंगा, उसको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले लेगी और ऐसे भी 115 बीएससी के हिसाब से 7 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगता। तो पीपल में प्लान इन सच अ वे। तो इन्होंने क्या बोला, आप अगर कोई भी असेट अपने स्पाउस को देते हो, एक और चीज बस समझना,
यहां पे या तो आप असेट को गिफ्ट दे रहे हो या फिर लो कंसिडरेशन से दे रहे हो तो ही क्लबिंग होगा। गिफ्ट दे रहे हो या लो कंसिडरेशन से देते हो और उस असेट पे कोई इनकम होती है, वो रिसिप्ट तो स्पाउस को होगी, लेकिन उस पे टैक्स जो है वो टैक्स कौन भरेगा? आदित्य भरेगा। लेकिन एक चीज समझना यहां पे, हाँ, हुआ क्या, आदित्य ने उसकी वाइफ को 10 लाख रुपया दिया था, ठीक है, उसकी वाइफ को 10 लाख रुपया दिया था, समझना, आदित्य ने उसकी वाइफ को 10 लाख रुपए दिया था, मनी था, मनी। उसके बाद में इसकी वाइफ ने क्या किया, उस 10 लाख से फॉर एन एग्जांपल शेयर्स खरीद लिए और शेयर्स बेचे और शेयर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1,20,000 का। मेरा क्वेश्चन यह आता है कि अगर असेट की फॉर्म चेंज हो गई, असेट जो है वो असेट की फॉर्म चेंज हो गई, पहले जो असेट दिया था वो मनी था, वाइफ ने उससे शेयर खरीद लिए और वो शेयर से इनकम हुई, कैपिटल गेन हुआ। मेरा क्वेश्चन ये आता है, अगर असेट की फॉर्म चेंज हो जाती है तो भी क्लबिंग होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? अगर असेट की फॉर्म चेंज हो जाती है, मींस आपने जो असेट ट्रांसफर किया था वो आपका मनी था, आगे जाके भाभी जी ने क्या किया, उससे शेयर खरीद लिए और शेयर बेचे और शेयर पे अगर मान लो कैपिटल गेन हुआ तो वो भी क्लबिंग होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? क्या असेट की फॉर्म चेंज हो जाती है उसके बाद क्लबिंग होगा या नहीं होगा? राइट आंसर इज यस, बिल्कुल क्लबिंग होगा। राइट आंसर इज यस, बिल्कुल क्लबिंग होगा। भले वो असेट्स की फॉर्म चेंज होगी, भले आप 2-3 असेट की फॉर्म चेंज कर लो, पहले पैसा दिया था, एफडी कराया, एफडी तोड़ के शेयर खरीद लिया, शेयर को बेचा, उससे जो इनकम हुई तो क्लब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लबिंग होगा। तो यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसके हाथ में क्लब हो जाएगा? आदित्य के हाथ में। एक और चीज बताओ, अगर कैपिटल गेन की जगह अगर लॉस हुआ होता तो भी क्लब होता या नहीं? मींस इनकम क्लब होती है। मुझे एक बात बताओ, अगर लॉस हुआ तो लॉस क्लब होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? इनकम तो क्लब होती है, बट मुझे बताओ इनकम की जगह अगर कोई लॉस हो गया, भाई आपने असेट ट्रांसफर की थी और उस असेट पे अगर कोई लॉस हो गया तो क्या लॉसेस भी क्लब होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? लॉसेस भी क्लब होगा या सिर्फ इनकम ही क्लब होगी? लॉस हुआ, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने मेरी वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर की, उस पर कोई लॉस हो गया उसको, तो क्या लॉस भी क्लब होगा या नहीं होगा? लॉस भी क्लब होगा या सिर्फ इनकम ही क्लब होती है? राइट आंसर इज, देखिए जो लॉस होता है ना, वो लॉस आपकी नेगेटिव इनकम है, लॉस इज योर नेगेटिव इनकम, तो जो लॉस होता है वो लॉस भी क्लब होता है। तो आपने अगर अपने स्पाउस को कोई भी असेट ट्रांसफर किया, असेट गिफ्ट किया या लो कंसिडरेशन से दिया और उस असेट पे इनकम आती है, वो क्लब हो जाती है, तो अगर उस पे लॉस हुआ तो लॉस भी क्लब होगा। लॉस इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव इनकम, लॉस इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव इनकम, तो अगर लॉस होता है तो वो लॉस भी क्लब हो जाएगा। आपके हाथ में जो लॉस है वो लॉस भी क्लब होगा। तो सर लॉस क्लब होगा, आंसर इज यस, बिल्कुल लॉस भी क्लब होगा करके, ठीक है। अब एक बात समझिए, आप बोल रहे हो लॉस भी क्लब होगा, बिल्कुल लॉस भी क्लब होगा, तो इनकम क्लब हो रही है तो लॉस क्यों क्लब नहीं होगा? लॉस भी क्लब होगा, बिल्कुल लॉस क्लब होगा करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, जब भी आप अपने स्पाउस को कोई भी असेट ट्रांसफर करते हो तो उससे जो इनकम होगी, इनकम मतलब लॉस हुआ तो लॉस भी क्लब होगा, वो रिसीव इसको होगा, लेकिन क्लबिंग जो है वो आदित्य के हाथ में होगी, आदित्य इस पे टैक्स भरेगा। इनकम हुआ तो क्लब होगा, लॉस भी क्लब होगा। अब एक चीज समझना, अगर आपने कोई भी असेट अपनी स्पाउस को ट्रांसफर की है और वो स्पाउस को ट्रांसफर की है इन कनेक्शन ऑफ द लीव अपार्ट, लीव अपार्ट, लीव अपार्ट, LIVAPART, लीव अपार्ट का मतलब होता है कि दोनों आप अलग अलग रह रहे हो, आप जो है वो दोनों अलग अलग रह रहे हो। अलग अलग रह रहे हो मतलब डाइवोर्स हुआ नहीं है, बट ऐसा होता है ना, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को बोला मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, वाइफ बोलती है मैं भी तेरा मुंह नहीं देखूंगा, चाहे तू उधर रहे मैं उधर रहता हूं, तो दोनों जो है वो इन कनेक्शन ऑफ द लीव अपार्ट, डाइवोर्स हुआ नहीं है, बट दोनों अलग अलग रहते हैं और तब आपने कोई असेट ट्रांसफर की है तो क्लबिंग नहीं होगा।
अगर दोनों आप लीव अपार्ट है, मींस आप अलग अलग रहते हैं और तब आपने कोई एसेट ट्रांसफर की है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्लबिंग नहीं होगा। अगर लीव अपार्ट के केस में एसेट ट्रांसफर की है तो क्लबिंग नहीं होगा। जैसे मैंने मेरी बीवी को बोला मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, वो बोलती है मैं तेरा भी मुंह नहीं देखना चाहती। मैंने कहा मत देख करके, ठीक है, तू उधर रहे मैं इधर रहता हूं करके, तू मुंबई रहे मैं पुणे रहता हूं करके, आज के बाद हम मिलेंगे ही नहीं करके, ठीक है। तो हमने क्या किया, डाइवोर्स नहीं लिया, बट हम आज के बाद मिलेंगे नहीं, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तू मेरा मुंह नहीं देखेगी, हम इन कनेक्शन ऑफ द लीव अपार्ट है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि भैया क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा, वहां क्लबिंग नहीं होगा। एक और चीज समझना, एक सेक्शन हुआ करती है सेक्शन 27 करके, जो हाउस प्रॉपर्टी की है। वो सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप अपने स्पाउस को इस असेट में हाउस प्रॉपर्टी दे देते हो, अगर आप अपनी स्पाउस को घर ट्रांसफर करते हो, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, तो ऐसे भी आप जो है ना उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो। ऐसे भी आप जो है वो उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो। क्या माने जाते हो? डीम्ड ओनर। तो जब आप उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो तो ऐसे भी इनकम आपके हाथ में ही टैक्सेबल होती है, उसमें क्लब करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये आदित्य है, आदित्य ने क्या किया, उसकी बीवी को घर ट्रांसफर कर दिया। अगर आदित्य ने उसकी बीवी को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, तो सेक्शन 27 के हिसाब से क्या होगा, ये हाउस प्रॉपर्टी जो है ना उसका आदित्य डीम्ड ओनर माना जाएगा। और आदित्य जब इसका डीम्ड ओनर माना जा रहा है, आदित्य उसका डीम्ड ओनर माना जा रहा है करके, ठीक है, तो ऐसे भी क्लबिंग की जरूरत ही नहीं ना, ऐसे भी तो इनकम आदित्य के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। तो इफ यू ट्रांसफर द हाउस प्रॉपर्टी टू योर स्पाउस फॉर विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यू विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द क्लबिंग, एनी इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन योर हैंड। अब एक और चीज समझना गाइज, यहां पे क्लबिंग प्रोविजन तभी लगेगा जब आपने असेट ट्रांसफर की थी तब, और जब इनकम आ रही है तब। दोनों टाइम पे आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता है, मींस आपका रिलेशनशिप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों का हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है। जब आपने असेट ट्रांसफर की थी तब, एज वेल एज द आपको जब इनकम हो रही है तब, दोनों टाइम पे आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है। मींस आपके दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो हस्बैंड एंड वाइफ का होना चाहिए। कब? जब आपने असेट ट्रांसफर की थी तब, एज वेल एज आपको जब इनकम हो रही है तब। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे बैच में एक बंदी है जिसका नाम है पायल, जिसका नाम है पायल, ये बहुत बोलती है करके, ठीक है, पायल भगवानी। अब एक बात समझिए, ये पायल का फोटो बना लेते हैं, तो ये पायल है। अब हुआ क्या, पायल, ये पायल है। अब एक बात समझना, पायल, पायल क्या बोलती है, पायल जो है, पायल, पायल, पायल को सब जानते हैं, पायल बहुत फेमस है बैच में, पायल को सब जानते हैं। पायल का थोड़ा वैसे गुस्सा क्यों है, पायल को थोड़ा खुश करते हैं, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ पायल खुश होगी। अब एक बात समझना, पायल जो है, वो पायल जो है, ये जैसे ही स्टाइपेंड, जैसे ही इसका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ ना, इसने आर्टिकलशिप ज्वाइन की। आर्टिकलशिप में ऑफिस में इसको एक बंदा मिला, और भाई साहब जैसे ही ऑफिस में एक बंदा मिला ना, क्या बताऊं मैं आपको, उसी ने उसका फॉर्म भराया था 102 103 जो है, वो 102 103 जो है वो उसने पायल को उसी ने भराया था। उसने ऐसे हाथ पकड़ के भराया था, ऐसे भरो, इसमें आपका नाम लिखो, इसमें सर का नाम लिखो, इसमें दूसरे आर्टिकल का नाम लिखो। तो फॉर्म जो भराया था पायल को, वो किसी सीनियर बंदे ने भराया था, ऑफिस में कलीग था। जैसे ही उसने फॉर्म भराया, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। अब एक बात समझना, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई, और जैसे ही फ्रेंडशिप हो गई, वो फ्रेंडशिप में बंदे ने क्या किया पता है, पायल को 5 लाख रुपया गिफ्ट कर दिया। जैसे ही फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप में पायल को उस बंदे ने 5 लाख रुपया गिफ्ट कर दिया। और जैसे ही फ्रेंडशिप में 5 लाख रुपया गिफ्ट किया, पायल बहुत खुश हुई करके, ठीक है, पायल सिंधी है, पायल बहुत खुश हो गई, बोले वो 5 लाख रुपया करके, ठीक है, इतना तो मैं खर्च ही नहीं कर पाऊंगी। अब पायल 5 लाख रुपया जैसे ही पायल को मिला, पायल बहुत खुश हो गई, और उसके बाद में इनकी फ्रेंडशिप और तेजी से बढ़ने लगी, और तेजी से बढ़ने लगी, और थोड़े दिन के बाद दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। और जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, तो उस बंदे ने क्या किया कि मान लो 1000 है, वो बजाज फाइनेंस के शेयर गिफ्ट कर दिए। बजाज फाइनेंस के 1000 शेयर है, वो पायल को गिफ्ट कर दिए करके, ठीक है, पायल को 1000 बजाज फाइनेंस के गिफ्ट कर दिए शेयर, और शेयर जैसे ही गिफ्ट कर दिए, पायल और खुश हो गई। एक दिन क्या हुआ,
कि एक दिन रात को पायल बात कर रही थी करके, ठीक है, रात को एक दिन पायल बात कर रही थी उन्हीं से करके जिन्होंने फॉर्म भराया था 102 103, उनसे रात को बात कर रही थी मम्मी से चुपके एकदम रूम में। लेकिन अपनी मम्मी ने सुन लिया, और मम्मी ने जैसे ही लाइट चालू की और आके बैठ गई, बोले पायल कौन है बता करके, ठीक है। तो पायल ने बताया मम्मी क्या बताऊं मैं आपको, वो फ्रेंड है, अच्छा है करके, ठीक है, उसने मुझे 5 लाख रुपया गिफ्ट किया था, फिर 1000 बजाज फाइनेंस के शेयर और गिफ्ट किए हैं। मम्मी बोलती है कि एक काम कर, और जो इतना सारा गिफ्ट कर दिया, बोला फटाफट एंगेजमेंट कराते हैं। तो दोनों की एंगेजमेंट हो गई, और एंगेजमेंट जैसे ही हुई, एंगेजमेंट के बाद में उस बंदे ने 15 लाख रुपए है वो पायल को गिफ्ट कर दिया। एंगेजमेंट के बाद 15 लाख गिफ्ट किया, और एंगेजमेंट होने के बाद फटाफट दोनों की शादी हो गई। और शादी के बाद में जो शादी हो गई, और शादी के बाद में बंदे ने क्या किया पता है, पायल को 7,000 रुपया गिफ्ट किया, पायल को 7,000 रुपीज गिफ्ट किया शादी के बाद में। अब एक बात समझो, दोनों की शादी हो गई। अब एक बात समझना, जैसे ही शादी हो गई, शादी के बाद उसने 7,000 गिफ्ट किया। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये सब असेट आज भी पायल के पास में है, ये सब असेट आज भी पायल के पास में है। अब एक बात समझिए, इस साल में पायल को इन असेट्स पे इनकम हुआ, जैसे इसका एफडी करा रखा था और एफडी का इंटरेस्ट आया इस पे 60,000 का। इस बजाज फाइनेंस के शेयर इस साल बेच दिए, इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 2 लाख का। उसके बाद इस 15 लाख की भी एफडी करा रखी थी, एफडी का इंटरेस्ट आया मान लो 1,50,000 रुपया, और ये 7,000 का भी एफडी करा रखा था और इस एफडी का इंटरेस्ट आया 420 रुपया। मुझे बताइए उसके हस्बैंड के हाथ में कितना इनकम क्लब होगा? मुझे एक बात बताइए, इसके हस्बैंड के हाथ में इनकम जो है वो कितनी क्लब होगी? इसमें से क्या ये सब इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी, या फिर इसमें से कुछ इनकम ही हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी? मुझे बताइए हस्बैंड के हाथ में क्लबिंग कितना होगा? तो मैं बताऊं, यहां पे हस्बैंड के हाथ में सिर्फ 420 रुपीज क्लब होगा, सिर्फ 420 रुपीज है वो क्लब होगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस दिन आपने गिफ्ट दिया उस दिन भी आपके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होना चाहिए, और जब आपको इनकम हो रही है तब भी आपके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होना चाहिए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिर्फ 420 रुपीज है, वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते के बाद का है। तो भैया ये 420 रुपीज हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा। ये सब इनकम है ये पायल के खुद के हाथ में टैक्सेबल होगी, ये क्लब नहीं होगा। ओनली जो है वो 420 रुपीज है, वो 420 रुपीज है वो हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, मुझे एक बात बताओ, वापस आदित्य पे चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, आदित्य ने उसकी बीवी को 10 लाख गिफ्ट किया, आदित्य ने उसकी बीवी को 10 लाख रुपया गिफ्ट किया। आदित्य ज्यादा मत बोल, अब तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है, दुख देख ले। आदित्य जो है उसने उसकी बीवी को 10 लाख रुपीस गिफ्ट किया, और ये गिफ्ट का डेट है फॉर एन एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 को। समझना मैं आपको जो बोल रहा हूं, आदित्य ने उसकी बीवी को 10 लाख रुपीस गिफ्ट किया। नमन, अगला एग्जांपल तुम्हारा ले लेंगे। नमन बोलता मेरा नाम लो, अभी लेते तुम्हारा नाम भी। आदित्य ने उसकी बीवी को 1 अप्रैल 2023 को 10 लाख गिफ्ट किया। इसकी बीवी ने इस 10 लाख का एफडी कराया, तो 10 लाख का एफडी कराया, और 10 लाख की एफडी पे मान लो 9% इंटरेस्ट आ रहा है, तो 90,000 रुपीज इनकम हुआ। तो 90,000 का इनकम हुआ, ये किसके हाथ में क्लब हो जाएगा? आदित्य के हाथ में। ये आदित्य के हाथ में क्लब हो जाएगा 90,000 इज क्लब इन हैंड्स ऑफ द आदित्य, बिकॉज आपने अपनी स्पाउस को असेट ट्रांसफर की थी 10 लाख की, उस पे इनकम हुआ 90,000, क्लब इन हैंड्स ऑफ द आदित्य। अब मुझे एक बात बताओ, अगले साल क्या हुआ मैं बताऊं। 1/4/2024 को अगले साल इसकी वाइफ के साथ पास टोटल पैसा 10,90,000 हुआ। क्योंकि भैया 10 लाख जो था वो 10 लाख तो इसने गिफ्ट किया था, उस पे जो इनकम हुआ उस पे जो इनकम हुआ वो इनकम 90,000 हुआ। ये 90,000 किसके हाथ में क्लब हो गया? आदित्य के हाथ में क्लब हो गया, ये क्लबिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन ये 90,000 है तो स्पाउस के पास ही ना। अब इसने अगले साल क्या कराया? 10,90,000 का एफडी कराया, और 10,90,000 का मान लो 10% की रेट से एफडी कराया। तो अगले साल इसका इंटरेस्ट कितना आया? 1,09,000 आया। भाई अगले साल का इंटरेस्ट है वो 1,09,000 आया।
ये 1,09,000 कैसे आया भाई? एक तो 10 लाख वाला जो है 10 लाख पे 1 लाख आया होगा 10% की रेट से, और 90,000 जो इंटरेस्ट वापस से री इन्वेस्टमेंट हुआ था उस 90,000 पे 9,000 आया। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अगले साल आदित्य के हाथ में कितना इनकम क्लब होगा? क्या पूरा 1,09,000 होगा या सिर्फ 1 लाख ही होगा? मेरा क्वेश्चन देखो, इस साल आदित्य ने 10 लाख ट्रांसफर किया था, 10 लाख की भाभी जी ने एफडी करा दी, 90,000 इंटरेस्ट आया, वो क्लब हो गया। अब अगले साल क्या हुआ? भाभी जी ने 10,90,000 की पूरी एफडी कराई, वो 90,000 इंटरेस्ट था उसकी भी एफडी करा ली, और उस पे इंटरेस्ट है वो 90,000, इनकम पे इनकम आया वो 9,000 है, 10% की एफडी है, और 1 लाख है वो 10 लाख पे आया। मुझे एक बात बताइए, आदित्य के हाथ में कितना क्लब होगा? क्या पूरा 1,09,000 होगा या सिर्फ उसने जो ओरिजिनल 10 लाख ट्रांसफर किया था उससे जो इनकम आएगी वही क्लब होगी? मिस इनकम जो एक बार क्लब हो गई उस पे वापस वाइफ को इनकम आती है वो भी क्लब होती है, या सिर्फ जो आपने अमाउंट गिफ्ट किया था सिर्फ उस पे जो इनकम आएगी वही क्लब होगी? मिस जो इनकम पे इनकम वापस आती है वो क्लब होगी या नहीं होगी? राइट आंसर इज, यहां पे आदित्य के हाथ में जो क्लब होगा ना वो सिर्फ 1 लाख क्लब होगा। मींस आदित्य ने जो 10 लाख ट्रांसफर किया था उस 10 लाख पे हर साल इनकम आएगी वही क्लब होगी। उसकी इनकम पे जो इनकम आई, इसका मतलब जो सेकंड जनरेशन इनकम है वो सेकंड जनरेशन इनकम क्लब नहीं होगी। मींस आदित्य ने उसकी वाइफ को 10 लाख ट्रांसफर किया, अब इस 10 लाख पे इस साल 90,000 आया, 90,000 क्लब होगा। अगले साल 10 लाख पे जो है वो 1 लाख आया तो 1 लाख ही क्लब होगा, 1,09,000 क्लब नहीं होगा। इसका मतलब ये 9,000 फिर भाभी जी के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये जो 9,000 है ये 9,000 किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? भाभी जी के हाथ में टैक्सेबल होगा। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? भाभी जी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना। दिस वाज द सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। अब एक बात समझना, एक और सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 64 सबसेक्शन क्लॉज नंबर 6 करके। ये क्या बोलती है कि अगर मान लो फादर या मदर इन लॉ जो है, मदर इन लॉज, अगर फादर या मदर इन लॉ ये अपनी डॉटर इन लॉ को बोलते हैं लॉ में सन्स वाइफ, अगर सन्स वाइफ को कोई भी असेट ट्रांसफर करते हैं, अगर कोई भी असेट ट्रांसफर का मतलब एक बात समझना, क्लबिंग तभी होगा, क्लबिंग जो है वो तभी होगा जब आप गिफ्ट दे रहे हो या फिर लो कंसिडरेशन से दे रहे हो। अगर आप एडिक्वेट कंसिडरेशन से देते हो तो क्लबिंग नहीं होगा। क्लबिंग तभी होता है जब आप असेट कोई भी गिफ्ट में देते हो या फिर लो कंसिडरेशन पे देते हो। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लो यहां पे हुआ क्या कि फादर इन लॉ या मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ दैट इज सन्स वाइफ को कोई भी असेट ट्रांसफर की, तो उस असेट पे जो इनकम होगा वो इनकम रिसीव्ड तो किसको होगा? सन्स वाइफ को होगा। वो इनकम जो रिसीव्ड होगा वो तो सन्स वाइफ को होगा, लेकिन बेटा उस पे जो क्लबिंग होगा वो क्लबिंग किसके हाथ में होगा? फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के हाथ में हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर ट्रांसफर असेट करते हो आप सन्स वाइफ को, सन्स वाइफ का मतलब होता है डॉटर इन लॉ, अगर आपने डॉटर इन लॉ को कोई भी असेट ट्रांसफर की तो डॉटर इन लॉ को जो भी इनकम होगी वो इनकम मिलेगी तो डॉटर इन लॉ को, बट उस पे जो टैक्स भरेगा वो टैक्स कौन भरेगा? मदर इन लॉ या फादर इन लॉ है जिसने असेट ट्रांसफर की थी, वो उस पे टैक्स भरेंगे। आप एक काम करिए, आपकी बुक में जो पहले पेज पे जो दे रखे 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 एंड क्लॉज नंबर 6 है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिए। क्लॉज नंबर 4 एंड क्लॉज नंबर 6 को एक बार रीड कर लीजिए। क्लॉज नंबर 4 एंड क्लॉज नंबर 6 को एक बार आप रीड कर लीजिए। क्लॉज नंबर 4 क्लॉज नंबर 6 को आप रीड कर लीजिए।
पूजा मैं एक बार बताता हूं, आप रुक जाइए पहले, एक बार आप रीड कर लीजिए। चलिए, अब एक सेक्शन होती है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 7 या क्लॉज नंबर 8। अब एक बात समझना, ये क्लॉज क्या बोलता है, समझने की कोशिश करना। इधर देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग, कि जैसे कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, और ये इंडिविजुअल क्या करता है पता है, किसी भी पर्सन को कोई असेट ट्रांसफर करता है, किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को असेट ट्रांसफर करता है। और असेट है, वो असेट ट्रांसफर करने का मतलब ऑब्वियसली या तो गिफ्ट देता है या लो कंसिडरेशन से, गिफ्ट देता है या लो कंसिडरेशन से। अब एक बात समझना, ये एनी पर्सन को क्या होता है, उस असेट से इनकम होता है, इनकम होता है, और वो जो इनकम एनी पर्सन को होता है ना, उस इनकम का बेनिफिट इस इंडिविजुअल के स्पाउस को मिल रहा है या सन्स वाइफ को मिल रहा है। तो जितना बेनिफिट यहां पे स्पाउस या सन्स वाइफ को मिल रहा है, उतना बेनिफिट इस इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। हुआ क्या, जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है आदित्य। अब आदित्य जो है, वो आदित्य ने एक असेट ट्रांसफर की मंकर को, मंकर को आदित्य ने एक असेट ट्रांसफर की मंकर को, आदित्य ने एक असेट ट्रांसफर की मंकर को। अब मंकर को असेट ट्रांसफर की और उस असेट पे कुछ इनकम हो रहा है, और मंकर बेनिफिट किसको दे रहा है पता है, आदित्य की वाइफ को। अब एक बात बताओ, यहां पे मंकर ने बेनिफिट जो दिया वो आदित्य की वाइफ को दिया। आदित्य की वाइफ को यहां पे इंडिविजुअल आदित्य है, आदित्य ने असेट ट्रांसफर की है मंकर को, मींस एनी पर्सन को, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, बट उससे बेनिफिट जो मिल रहा है वो आदित्य की स्पाउस को मिल रहा है या आदित्य की सन्स वाइफ को मिल रहा है। तो जितना बेनिफिट यहां पे दिया जा रहा है, जितना बेनिफिट यहां पे दिया जा रहा है, उतना बेनिफिट है वो आदित्य के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आपने असेट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर की, बट उससे जो है वो आपके स्पाउस या सन्स वाइफ को बेनिफिट मिल रहा है, उससे जो है वो आपके सन्स वाइफ या स्पाउस को बेनिफिट मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में जितना बेनिफिट आपके स्पाउस या सन्स वाइफ को मिल रहा है, उतना आपके हाथ में क्लबिंग होगा। इसको मैं और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं क्रॉस गिफ्ट लूंगा, थोड़ी देर बाद मैं क्रॉस गिफ्ट लूंगा करके, ठीक है। तो क्रॉस गिफ्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप एक काम करिए, पहले सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7 और 8 जो दे रखा है 2 लाइन, वो आप रीड कर लीजिए। बाकी जो है बाकी हाँ मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है करके, ठीक है, बाकी जो है वो मैं आपको क्रॉस गिफ्ट में समझाऊंगा। तो आप एक बार उसको रीड कर लीजिए बस। ऐश्वर्या थोड़ा आगे बढ़ जा, वो मैं बता दूंगा। थोड़ा आगे बढ़ जा बेटा, थोड़ा आगे पढ़ ले, बार बार लिखने से कुछ नहीं होगा उसका, मैं बता दूंगा। तो इधर देख ले, पहले आगे बढ़ जा थोड़ा। चलो डन। अब एक सेक्शन होती है, हमारा भी नाम ले लो शंकर भाई। अब यार शंकर भाई नाम इतना प्यारा है ना, मैं बेइज्जती नहीं कर सकता, ठीक है। शंकर भाई नाम इतना प्यारा है, शंकर भाई हिंदुजा जी आपका नाम ही इतना प्यारा है कि मैं बेइज्जती नहीं कर सकता। बेइज्जती तो मैं ऐसे भी किसी की नहीं करता, बट रक्षित रुक जा बेटा। अच्छा विशाल नाम है तुम्हारा, ओ भाई शंकर भाई तो पापा का नाम है, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए विशाल के नाम से एग्जांपल लेते हैं इस बार, विशाल के नाम पे, ठीक है विशाल। इधर देखो अगला एग्जांपल, एक सेक्शन हुआ करती है, उस सेक्शन का नंबर है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2। ये सेक्शन क्या बोलती है, आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है।
सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सबका ध्यान। अरे मैं सबके एग्जाम्पल नहीं ले सकता, 500 बच्चे, मैं किस किस का एग्जाम्पल लूं? मैं जितने ले पाऊंगा उतने ही मैं एग्जाम्पल लूंगा करके, ठीक है। देखिए, एक बंदा है जिसका नाम है विशाल, तो ये है मिस्टर विशाल। समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से। ये है मिस्टर विशाल, और मिस्टर विशाल जो है, विशाल का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। किसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? कंसर्न में। कंसर्न का मतलब होता है, कंसर्न का मतलब होता है या तो कोई कंपनी है, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, दिस इज कॉल्ड योर कंसर्न। तो मिस्टर विशाल जो है, वो विशाल का इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली कंपनी के केस में 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग, और पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई के केस में 20% और मोर का पीएसआर। पीएसआर है। तो कुल मिला के एक बंदा है जिसका नाम है विशाल। विशाल का इस कंसर्न में, ये कंसर्न है, इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कंसर्न का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो फॉर एन एग्जांपल दैट इज के प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और उसमें विशाल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। विशाल का एंड विशाल के रिलेटिव का मिलके, या तो विशाल का एंड विशाल के रिलेटिव का मिलके, और यहां पे रिलेटिव में आएंगे स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। तो यहां पे रिलेटिव में आएंगे स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। मींस विशाल का एंड विशाल के रिलेटिव का मिलके इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हुआ क्या, इस कंसर्न से विशाल की बीवी को रेम्यूनरेशन मिल रहा है। विशाल की जो वाइफ है, विशाल की वाइफ, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मिसेज वैशाली ले लेते हैं। वैशाली, मान लो विशाल की वाइफ का नाम है वैशाली, और वैशाली को वहां से क्या मिल रहा है? रेम्यूनरेशन मिल रहा है। वैशाली को यहां से रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर यहां पे इस कंसर्न में जब विशाल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वैशाली को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो ये रेम्यूनरेशन मिलेगा तो इसकी बीवी को, बट ये रेम्यूनरेशन पे टैक्स कौन भरेगा? विशाल भरेगा। ये रेम्यूनरेशन जो भी इसकी बीवी को मिल रहा है ना, ये टैक्सेबल हो जाएगा विशाल के हाथ में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पायल एक बात बता, यहां पे विशाल का इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंसर्न में। इसका मतलब यह हुआ कि विशाल की यहां पे चलती है, विशाल की यहां पे चलती है, इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो इसके स्पाउस को कोई भी रेम्यूनरेशन मिलेगा, लॉ मेकर बोलते हैं कि ये इसकी यहां सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ना, इसकी वजह से मिल रहा है। तो भैया इसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस जो भी मिलेगा, वो सब इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, विशाल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन यह है कि अगर मान लो विशाल की वाइफ में प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, अगर विशाल की वाइफ है उसमें प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, मतलब वो तो क्वालिफाइड है, होशियार है करके, ठीक है, और उसकी वजह से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो क्लबिंग नहीं होगा, तो क्लबिंग नहीं होगा करके, ठीक है, तो क्लबिंग नहीं होगा। मतलब अगर विशाल की वाइफ है, वो टेक्नोलॉजी साउंड है, वो टेक्निकली प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, और उसकी वजह से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो क्लबिंग नहीं होगा। बट अगर मान लो विशाल की वाइफ अब्बा जब्बा डब्बा है, क्या है? अब्बा जब्बा डब्बा है करके, ठीक है, तो उस केस में क्लबिंग होगा। अब्बा जब्बा डब्बा है मतलब कुछ भी नहीं आता, और उसके बाद उसको रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन मिल रहा है इस कंसर्न से, तो फिर वो विशाल के हाथ में क्लब हो जाएगा। अब एक बात बताऊं, इस बार इंटरमीडिएट वालों के बच्चों ने मुझे एक अलग वर्ड बताया है कि सर आपको यहां पे ये बताना मजा आएगा। वो बोलते हैं कि यहां पे जो विशाल की वाइफ है ना, अगर वो बैल बुद्धि है, क्या है? एक नया वर्ड लेके आया है, बैल बुद्धि। बैल बुद्धि का मतलब होता है कि कुछ बुद्धि बुद्धि है नहीं, और उसको तो अगर बैल बुद्धि है और उसको अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो विशाल के हाथ में क्लब हो जाएगा। बट अगर मान लो ये बैल बुद्धि नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी वाइफ के हाथ में ही वो रेम्यूनरेशन टैक्सेबल होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है,
बैल बुद्धि एक नया इंटरमीडिएट वालों ने, पुणे वालों ने, बच्चों ने इस बार मुझे एक वर्ड सिखाया है बैल बुद्धि के, सर इसमें बैल बुद्धि बोलने का। चलो अब एक और चीज समझना, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि इधर देखना कि मान लो फॉर एन एग्जांपल यहां विशाल जो है वो विशाल का इस कंसर्न में 12% का शेयर होल्डिंग है और विशाल की वाइफ है उसका 10% का शेयर होल्डिंग है। अब एक बात बताओ, यहां तो दोनों का शेयर होल्डिंग है, विशाल का 12%, विशाल का 12% और वाइफ का 10%। अब आप समझना एक चीज, मैं इंटरेस्टिंग सी चीज पे आपको लेके जा रहा हूं, एक इंटरेस्टिंग सी चीज पे मैं लेके जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। विशाल का इस कंसर्न में 12% शेयर होल्डिंग है, विशाल की वाइफ का 10% शेयर होल्डिंग है। अब एक बात समझो, इस कंसर्न से विशाल को भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है और विशाल को रेम्यूनरेशन मिल रहा है फॉर एन एग्जांपल 7 लाख का, और विशाल की वाइफ को रेम्यूनरेशन मिल रहा है 9 लाख का। और मान लो विशाल और विशाल की वाइफ दोनों ही बैल बुद्धि है, दोनों ही क्या है, बैल बुद्धि। अब आप चीजों को समझना होता क्या है, इधर देखना, पहले अपन विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक बात बताओ, ये जो विशाल है, विशाल का इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ अलोंग विद द रिलेटिव? आंसर इज यस, क्योंकि विशाल खुद 12% होल्ड करता है, विशाल के रिलेटिव में विशाल की स्पाउस आ जाएगी तो वो 10% होल्ड करती है, दोनों मिला के 22% होल्ड करते हैं, तो विशाल का इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। तो इस कंसर्न से जो रेम्यूनरेशन इसकी वाइफ को मिलेगा, इस कंसर्न से जो रेम्यूनरेशन इसकी वाइफ को मिलेगा, ये रेम्यूनरेशन किसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए? विशाल के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। ये रेम्यूनरेशन किसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए? विशाल के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। ये जो रेम्यूनरेशन है वो विशाल के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन अब आप विशाल की वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप विशाल की वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो विशाल की वाइफ का इसमें 10% है और विशाल की वाइफ के लिए रिलेटिव में हस्बैंड भी आ जाएगा, तो हस्बैंड के पास 12% है तो टोटल मिला के 22% हो गया। तो वाइफ का भी तो इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और जब वाइफ का उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वाइफ का भी उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जब वाइफ का उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो इस कंसर्न से जो विशाल को रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो इसकी वाइफ के हाथ में क्लब होना चाहिए। अब एक बात बताओ, आप विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो यहां पे वाइफ का रेम्यूनरेशन विशाल के हाथ में क्लब होगा। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो इसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो इसके हाथ में क्लब हो रहा है। अब एक बात बताओ, किसका किसके हाथ में क्लब करना है? तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि इस केस में आप एक काम करो, जब ऐसा है दोनों ही बैल बुद्धि है, दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो आप देखो कि अदर इनकम किसकी ज्यादा है। अदर इनकम जो है वो अदर इनकम किसकी ज्यादा है, मींस इस इनकम को छोड़ दो, आप अदर इनकम किसकी ज्यादा है? अदर इनकम का मतलब ये इनकम नहीं, अदर इनकम किसकी ज्यादा है? अगर अदर इनकम विशाल की ज्यादा है तो विशाल के हाथ में क्लब कर लो पूरा पूरा, मतलब विशाल की ज्यादा है तो 7 लाख एज वेल एज वाइफ का रेम्यूनरेशन विशाल के हाथ में क्लब करो। बट अगर मान लो विशाल के वाइफ की इनकम ज्यादा है तो सब इनकम है वो विशाल के वाइफ के हाथ में क्लब कर दो, मींस यहां पे क्लबिंग उसके हाथ में होगा जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी। सेक्शन 64(1) सब सेक्शन 2 को फटाफट रीड कर लीजिए, फटाफट रीड कर लीजिए। व्हाट इफ देयर इज नो अदर इनकम, तो आप किसी के हाथ में क्लब करो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर भैया सेम रहेगा आंसर आपका, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना टैक्सेबिलिटी में। फटाफट रीड करो।
अगर दोनों को बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन मिल रहा है तो अच्छी बात है, मिल लो। चलिए डन। चलिए उसके बाद में एक सेक्शन हुआ करती है, लास्ट पैरा यही बोलता है कि अगर एक बार जिसके हाथ में क्लबिंग हो गया, हर साल उसी के हाथ में क्लबिंग होगा, लेकिन अगर मान लो एओ चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे दोनों ही बैल बुद्धि थे, तो एक बार किसी के हाथ में क्लब हो गया तो भैया हर बार उसी के हाथ में क्लब होगा, बट अगर एओ चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन होती है सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या बोलती है बताए? अगर आप किसी को इनकम ट्रांसफर कर देते हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, मतलब आपने किसी को असेट ट्रांसफर नहीं किया लेकिन आपने उसको इनकम ट्रांसफर कर दिया। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं गया आदित्य के घर पे एक दिन, और आदित्य के घर पे जाने के बाद हुआ क्या, चलो मैं इशिका बार बार बेचारी बोल रही है मेरा एग्जांपल लो, मेरा एग्जांपल लो, इशिका का एग्जांपल। बेइज्जती कराने का इनको बड़ा शौक है। मैं गया एक दिन इशिका के घर पे, और इशिका क्या कर रही थी पता है? उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे, और 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको ट्रेनिंग दे रही थी हाथ में पत्थर लेके और गाना बजाने की करके। ठीक है, बोले कैसे बजाना है, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, और ऐसे ऐसे ट्रेनिंग दे रही थी इशिका अपने बच्चों को। 2-3 बच्चे थे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, और उनको रोज भेजती थी ट्रेन में, बोला जाओ ये सब करो। मैंने इशिका को बोला, इशिका ऐसा नहीं है, ये बच्चों का बेचारों का फ्यूचर है, ये फ्यूचर जनरेशन है, ये यूथ है, ये इंडिया है करके। ठीक है, तो ऐसे मत कर इनके साथ में। बोलते हैं सर क्या कोई मतलब नहीं है पढ़ाई वढ़ाई करने से, सर अल्टीमेटली यही सही अच्छा काम है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। बोले सर कैसे करे, पैसे ही नहीं है, गरीब हूं मैं। तो मैंने कहा एक काम कर, मैं तेरी हेल्प करता हूं तेरे बच्चे की। इसका एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। क्या नाम था? राजू। अब हुआ क्या, मैंने बैंक में मेरी एक एफडी है, मेरी बैंक में एफडी है 10 लाख की, और उस पर हर साल इंटरेस्ट आता है फॉर एन एग्जाम्पल 90,000। मैंने बैंक को बोल दिया कि ये 90,000 है ना, आप राजू को दे दो। ये 90,000 है, आप हर साल राजू को दे दो। मींस ये 90,000 का इनकम है, ये हर साल आप राजू को ट्रांसफर कर दो। तो बैंक क्या करती है, हर साल वो 90,000 राजू को ट्रांसफर कर देती है। तो बैंक जो है वो हर साल राजू को ट्रांसफर कर देती है 90,000। तो यहां पे इनकम ट्रांसफर हुई, असेट ट्रांसफर नहीं हुई। यहां पे इनकम ट्रांसफर हुई है बट असेट ट्रांसफर नहीं हुई है। यहां पे इनकम ट्रांसफर हुई है, असेट मेरी है, एफडी आज भी मेरी है, बट उस पे जो इनकम आ रही है वो मैंने ट्रांसफर कर दी। तो वो जो इनकम है वो मैंने ट्रांसफर कर दी, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ऑब्वियसली वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। तो अगर आप इनकम ट्रांसफर कर देते हो, असेट ट्रांसफर नहीं करते, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होती है इनकम। तो देखिए क्या दे रखा है, if an individual transfer any income without transfer of asset then such income is taxable in hands of the transferor। वो मेरे हाथ में ट्रांसफर टैक्सेबल हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट होता है रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर मान लो किसी को कोई असेट ट्रांसफर की, मतलब किसी को गिफ्ट की, और मैंने बोला कि वो असेट मुझे वापस देना, मतलब वापस रिवोक करूंगा, मैं वापस उसको रिवोक करूंगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। या तो मैं उस असेट को रिवोक कर सकता हूं, या मैं उस असेट से कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ बेनिफिट उस असेट से ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। तो एक बात समझना, एक बंदा है जिसका नाम है तनुज। मैंने क्या किया, मैंने एक असेट थी वो मैंने तनुज को ट्रांसफर कर दी, और तनुज को बोला, तनुज है ना 10 साल बाद 10 इयर्स के बाद वो असेट वापस मेरी, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल। तो बेटा ये 10 इयर्स के अंदर जो इनकम होगी ना, वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। मींस अगर आप कोई असेट किसी पर्सन को अगर रिवोकेबल ट्रांसफर करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में इवन इन दैट रिवोकेबल पीरियड, मींस रिवोकेबल उसके बाद में होगा, वो 10 साल के अंदर जो इनकम होगी वो मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी, तनुज के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। मींस दैट विल बी क्लब्ड इन माय हैंड। एक होता है इररिवोकेबल ट्रांसफर। इररिवोकेबल ट्रांसफर में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई असेट है वो तनुज को दे दी,
और तनुज को बोला नहीं चाहिए मुझे, ले ले, ये एसेट नहीं चाहिए मुझे, चाहिए नहीं, ले ले करके, मेरा नहीं चाहिए, वापस कभी नहीं चाहिए मुझे, इररिवोकेबल ट्रांसफर। तो अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर हुआ तो उस एसेट पे जो इनकम होगी ना वो तनुज के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन एक बात समझना, अगर मान लो मैंने कोई एसेट तनुज को ट्रांसफर की और तनुज को यह बोला कि जब तक तू जिंदा है तब तक वो एसेट तेरी, तेरे मरने के बाद वो एसेट वापस मेरी, जब तक तू जिंदा है वो एसेट तेरी, तेरे मरने के बाद वो एसेट वापस मेरी। अब एक बात बताओ, तेरे मरने के बाद वो एसेट वापस मेरी, तो ये तो रिवोकेबल है, लेकिन इसको इररिवोकेबल ट्रांसफर की तरह ट्रीट किया जाएगा। मींस जब तक तनु जिंदा है वो इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी और मरने के बाद वो फिर वो एसेट मेरे पास आएगी, फिर मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। तो देखो मैंने वापस बता रहा हूं, रिवोकेबल ट्रांसफर में ट्रांसफरर के हाथ में इनकम टैक्सेबल होती है, इररिवोकेबल ट्रांसफर में ट्रांसफरी के हाथ में इनकम टैक्सेबल होती है। बट अगर रिवोकेबल है वो ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी है, डेथ ऑफ द ट्रांसफरी है, तो वो इररिवोकेबल ही माना जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे, रिवोकेबल ट्रांसफर। In case of the revocable transfer, income is received by transferee, but tax is paid by the transferor. सीधी सी बात है। एक्सेप्शन क्या है कि if transfer is revoked only after the death of the beneficiary or transferee, then the above provision is not applicable. Now guys, एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने HUF को कोई असेट ट्रांसफर कर देते हो तो क्या होता है, जैसे इधर देखना, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। मैंने क्या किया, मेरे HUF को असेट ट्रांसफर कर दी, मेरे HUF को मैंने 10 लाख रुपया गिफ्ट कर दिया, मैंने मेरे HUF को 10 लाख रुपया जो है वो गिफ्ट कर दिया, मैंने मेरे HUF को 10 लाख गिफ्ट कर दिया। तो अगर आप अपने HUF को कोई एसेट ट्रांसफर करते हो, मींस गिफ्ट करते हो या लो कंसिडरेशन से देते हो, तो इस पे जो इनकम आएगी ना, मान लो इसका FD कराया और FD पे इंटरेस्ट आया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपीज है, ये मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, मींस मेंबर के हाथ में टैक्सेबल होगा। मींस इफ यू ट्रांसफर एनी असेट टू योर HUF, देन व्हाटएवर इनकम ऑन दैट असेट इज रिसीव्ड बाय HUF, बट इट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर, वो मेंबर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक चीज समझना है यहां पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि आप अपने HUF को असेट ट्रांसफर करते हो, इनकम मिलती है HUF को, बट क्लब हो जाएगी इस मेंबर के हाथ में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है, मान लो HUF का बंटवारा हो गया, हमारे HUF का बंटवारा हो गया, ये जो HUF था इस HUF का बंटवारा हो गया, और बंटवारे में क्या हुआ, ये असेट 4 लोगों को बांट दी गई। बंटवारे में ये असेट जो है ये 4 लोगों को बांट दी गई। सर 4 लोग कौन कौन है समझना, ये जो 10 लाख का जो मैंने ट्रांसफर किया था, गिफ्ट दिया था HUF को, वही 10 लाख अब 4 लोगों में बट गया। एक तो मेरे को मिला मिस्टर बीबी को, एक मेरी वाइफ को भी मिल गया मिसेस बीबी को, एक मान लो मेरे पापा को मिला और मेरी एक मम्मी को मिला। ठीक है, अब एक बात समझो, इसमें से 2,50,000 मेरे को मिला HUF के बंटवारे में, 2,50,000 है वो मेरी मम्मी को मिला, 2,50,000 है वो पापा को मिला, और 2,50,000 है वो मेरी मम्मा को मिला। अब एक चीज समझना, यहां 250 250 250 250 सबको मिला। अब मेरे को 250 मिला, हम सबने FD कराई और हम सबने FD करा रखी है, तो इस पे इंटरेस्ट आया 25,000, इस पे भी इंटरेस्ट आया 25,000, इस पे भी इंटरेस्ट आया 25,000, इस पे भी इंटरेस्ट आया 25,000। अब एक बात बताओ, होता क्या था कि अगर मैं बंटवारे से पहले बात करूं तो बंटवारे से पहले तो पूरा जो 1 लाख है वो मेरे हाथ में क्लब हो रहा था, लेकिन बंटवारे के बाद मींस आफ्टर पार्टीशन जो मेरे को इनकम आया 25,000 वो तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में क्लब हो गई होगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर मेरी वाइफ को जो इनकम आया ना जो 25,000, ये भी मेरे हाथ में क्लब होगा। मतलब बंटवारे में देखो, बंटवारे से पहले मींस आप बिफोर पार्टीशन जो मैंने असेट ट्रांसफर की थी उसमें से जो मेरी स्पाउस को असेट मिली उस पे जो इनकम आएगा वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरे को 25,000 मिला वो तो मेरे हाथ में क्लब हो गई होगा, मेरी वाइफ को जो 25,000 इनकम आएगा ना वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। देखिए क्या दे रखा है,
If any individual transfer any asset to his HUF without or for inadequate consideration, then income from such asset is received by HUF but taxable in hands of the member. But guys, after partition, income from such asset is received by spouse shall also be clubbed in hands of the transferor. Guys, मैं बताऊं, क्लबिंग सिर्फ इन्हीं प्रोविजन में होता है और कहीं क्लबिंग नहीं होता। तो देखो क्लबिंग कहां कहां होता है, अगर मैं रिवाइज कराना चाहूं तो देखो, माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी जिसकी इनकम ज्यादा है करके, ठीक है, एक तो ये क्लबिंग होगा। दूसरा, आपने अपनी स्पाउस को असेट ट्रांसफर की, उससे कोई इनकम हुआ, वो आपके हाथ में क्लब होगा। अगर आपने अपनी सन्स वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर की, उससे इनकम हुआ, वो क्लब होगा। अगर उनके सन्स वाइफ है स्पाउस के बेनिफिट के लिए किसी को असेट ट्रांसफर की, वो क्लब होगा। बेल बुद्धि अगर मान लो कोई है आपकी स्पाउस या आपका स्पाउस और उसको रेम्यूनरेशन कंसर्न से मिल रहा है, वो क्लब होगा। अगर आप किसी को इनकम ट्रांसफर कर देते हो, असेट ट्रांसफर नहीं करते हो, वो इनकम क्लब होगा। और अगर कोई रिवोकेबल ट्रांसफर है तो इनकम होती है, वो क्लब होगा। और एचयूएफ को असेट ट्रांसफर की, उस पर इनकम हुआ, वो क्लब होगा। इसके अलावा कोई क्लब नहीं होता। मैंने मेरी मम्मी को असेट ट्रांसफर की, क्लबिंग नहीं होगी। मैंने मेरे पापा को असेट ट्रांसफर की, क्लबिंग नहीं होगी। मैंने मेरे भाई को असेट ट्रांसफर की, क्लबिंग नहीं होगी। मैंने मेरे ससुर को असेट ट्रांसफर की, क्लबिंग नहीं होगी। मैंने मेरे सास को असेट ट्रांसफर की, क्लबिंग नहीं होगी। मैंने मेरी वाइफ को असेट ट्रांसफर की, क्लबिंग होगी। तो क्लबिंग मैं बताऊं, सिर्फ आपको जो स्पेसिफिक दे रखे हैं ना, यहीं पे क्लबिंग होगा, बाकी कहीं पे भी क्लबिंग है वो क्लबिंग नहीं होगा करके, ठीक है। चलिए, अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट दे रखे हैं, वो पॉइंट अपन समझ लेते हैं। पहला पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनकम इंक्लूड लॉस ऑल्सो, सो लॉस होता है तो भी क्लबिंग होगा। दूसरा, वेयर एन असेट इज ट्रांसफर इज कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, तो उसमें भी क्लबिंग होगा। जो अदर वाली असेट रहेगी वो अदर वाली असेट में भी क्लबिंग होगा, ठीक है। एक और चीज समझना, जैसे मान लो मैंने मेरी वाइफ को एक असेट ट्रांसफर की 50 लाख की, गिफ्ट कर दी, असेट गिफ्ट कर दी। मेरी वाइफ बोलती है मैं आपको प्यार करती हूं 60 लाख का। एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि मैंने मेरी वाइफ को असेट ट्रांसफर की है 50 लाख की, और मेरी वाइफ बोलती है कि मैं आपको प्यार करती हूं 60 लाख का। मैंने 50 लाख की असेट ट्रांसफर की, मेरी वाइफ बोलती है कि मैं आपको प्यार करती हूं 60 लाख का। तो क्या प्यार कंसिडरेशन हो सकता है या नहीं? क्या लव कंसिडरेशन? क्योंकि क्लबिंग तभी होगा जब गिफ्ट है या लो कंसिडरेशन है। तो क्या लव कैन बी अ कंसिडरेशन और नॉट? इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है एक बार, आपके लिए भी ये ध्यान रखना बेटा, आप एग्जाम दे रहे हो, ध्यान रखना, लव एंड अफेक्शन मे बी अ कंसिडरेशन बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंसिडरेशन, इट इज नॉट अ एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ये एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है। तो देखिए, लव एंड अफेक्शन मे बी अ गुड कंसिडरेशन बट इट इज नॉट अ एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है। उसके बाद, If any asset is transfer is sold by transferee, then capital gain income होता है, capital gain club हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 5 है ना, दिस इज रिलेटेड टू द क्रॉस ट्रांसफर। यहां पे आप ध्यान देना, क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है, इधर देखो बेटा। क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है? इफ देयर आर टू ट्रांजेक्शन एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, ये दोनों ऐसे इंटरकनेक्टेड है, एंड पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, it shall be considered to be the device for the evasion of the tax and therefore clubbing provision is applicable. This is called cross transfer. Cross transfer क्या है आप एक मिनट में समझ जाओगे। देखो, जैसे एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसने गिफ्ट किया 12 लाख उसके भाई की वाइफ को, मिसेज वाई को। तो देखो, मिस्टर एक्स जो है उसने उसकी भाभी को, मिसेज वाई को 12 लाख रुपया गिफ्ट किया। मतलब यहां पे इसने ये 12 लाख, थोड़ा इधर लिखना चाहिए था, यहां पे इसने 12 लाख अपनी भाभी को गिफ्ट किया। अब समझना, मिस्टर वाई गिफ्टेड 8 लाख टू द मिसेज एक्स। ये मिस्टर वाई ने क्या किया? मिस्टर वाई ने मिसेज एक्स को, अपनी भाभी को 8 लाख गिफ्ट किया, और दोनों ने क्या किया? गिफ्ट का अमाउंट डिपॉजिट करा दिया बैंक में। 1 अगस्त 2023 को एफडी करा दी, तो इस साल इंटरेस्ट आया 12 लाख पे इंटरेस्ट आया 72,000, और आपका 8 लाख पे इंटरेस्ट आया 48,000। ये आपने जो जितना पीरियड है, जैसे कितने पीरियड, अगस्त से, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, 8 महीने का इंटरेस्ट आया 9% से। अब देखो, जब भी ऐसे क्रॉस ट्रांसफर होता है ना, तो कितना किसके हाथ में क्लब होगा वो चीज आपको ध्यान देनी है। मेरी तरफ देखो, देखो इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। देखो, मिस्टर एक्स ने ध्यान देना, मेरे वर्ड्स पे अब ध्यान देना। मिस्टर एक्स ने अपनी भाभी को 12 लाख ट्रांसफर किया, 12 लाख ट्रांसफर किया। उसकी वजह से मिस्टर वाई ने मिसेज एक्स को 8 लाख ट्रांसफर किया।
तो एक बात बताओ, मिसेज एक्स को जो 8 लाख ट्रांसफर हुआ वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि मिस्टर एक्स ने इधर 12 लाख ट्रांसफर किया था, उसकी वजह से इधर 8 लाख ट्रांसफर हुआ। तो इस पे जो भी इनकम आएगी मिसेज एक्स को, वो इनकम क्लब हो जाएगी मिस्टर एक्स के हाथ में। वो इनकम क्लब हो जाएगी मिस्टर एक्स के हाथ में, क्योंकि आपने अगर किसी पर्सन को कोई असेट ट्रांसफर की और उसकी वजह से आपकी स्पाउस को बेनिफिट कितना मिला, 48,000 का मिला, तो 48,000 आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई, अब एक बात बताइए, मिस्टर वाई ने मिसेज एक्स को सिर्फ 8 लाख ट्रांसफर किया है, लेकिन मिस्टर एक्स ने मिसेज वाई को 12 लाख ट्रांसफर किया। बट एक बात बताओ बाबू, मिस्टर वाई ने तो भाई किसी और को 8 लाख ही ट्रांसफर किया है। भाई मैंने किसी को 8 लाख ट्रांसफर किया, अब आगे वाले ने मेरी वाइफ को 12 लाख ट्रांसफर किया, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया मैंने तो 8 लाख ही ट्रांसफर किया ना। तो इस 8 लाख के प्रोपोर्शनेट जितना इनकम मेरी वाइफ को होगा, उतना इनकम मेरे हाथ में क्लब होगा। मींस यहां पे मिस्टर वाई है, इन्होंने कितना ट्रांसफर किया, 8 लाख ट्रांसफर किया। भाई उनको मिला 12 लाख, अब ये 12 लाख क्यों मिला वो उनको क्या पता, उन्होंने तो 8 लाख ही ट्रांसफर किया था, 8 लाख का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो 8 लाख जो मैचिंग अमाउंट के टुवर्ड्स बेनिफिट है, तो 72,000 बेनिफिट जो मिला वो 12 लाख पे मिला। इन्होंने जो ट्रांसफर किया था वो तो 8 लाख किया था, तो 8 लाख का प्रोपोर्शनेट बेनिफिट कितना होता है, 48,000। तो 48,000 मिस्टर वाई के हाथ में क्लब होगा, एंड बाकी वाला जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो बेटा मिसेज वाई के हाथ में ही क्लब होगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, जब भी क्रॉस ट्रांसफर होता है ना, तो आपको क्या करने का, जो मैचिंग अमाउंट पे दोनों को इनकम होती है उतना आप उनके हस्बैंड के हाथ में क्लब कर लो। जो मैचिंग अमाउंट है, मैचिंग अमाउंट का मतलब दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा। जैसे इस एग्जांपल में आपका मैचिंग अमाउंट 8 लाख है, तो 12 लाख और 8 लाख में से लोअर कितना, 8 लाख है, तो 8 लाख पे इसको जितना इनकम होगा और 8 लाख पे इसको जितना इनकम होगा उतना क्लब कर दो, बाकी वाला इनकम जो है वो इसके हाथ में टैक्सेबल कर दो। दिस इज कॉल्ड योर क्रॉस ट्रांसफर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लबिंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल only to the extent of income on the matching amount of the cross gift in the above example। 8 लाख is a matching amount, 8 लाख आपका मैचिंग अमाउंट है, तो इसके लिए 8 लाख जो है उस पे प्रोपोर्शनेट दोनों को कितना इनकम आ रहा है वो क्लब हो जाएगा। चलिए लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है कि वेयर एनी असेट इज ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस और सन्स वाइफ एंड सच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ट्रांसफरी, देन प्रोपोर्शनेट बिजनेस का प्रॉफिट है वो क्लब होगा, बट शैल बी क्लब्ड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्लब तभी होगा, इनकम ऑफ द बिजनेस कितना है इस साल का, मल्टीप्लाई बाय गिफ्टेड अमाउंट कितना है, और डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ द बिजनेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। मींस ओपनिंग कैपिटल में आपका गिफ्ट वाला अमाउंट कितना था। इसका मतलब क्लबिंग शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द गिफ्टेड अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द ओपनिंग कैपिटल। अगर गिफ्टेड अमाउंट है वो ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड है, अगर गिफ्टेड अमाउंट है वो ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड है तो ही क्लबिंग होगा, अदरवाइज क्लबिंग नहीं होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक बात बताओ, मेरी वाइफ है मिसेस बीबी, मेरी वाइफ है मिसेस बीबी, और मिसेस बीबी है वो कुछ बिजनेस करती है अगरबत्ती बेचने का एग्जाम्पल के लिए, और मिसेस बीबी का कैपिटल था ऑन 1/4/2023 मान लो 10 लाख का कैपिटल, 10 लाख का ओपनिंग कैपिटल था 1/4/2023 को। अब एक बात समझना, ये मेरी वाइफ का कैपिटल था बिजनेस का, मैंने गिफ्ट किया, बट मैंने गिफ्ट किया 7 अप्रैल 2023 को, तो मैंने जो गिफ्ट किया है वो ओपनिंग कैपिटल में नहीं है। मैंने 5 लाख रुपीस वाइफ को गिफ्ट किया, ठीक है। अब टोटल कैपिटल इस साल की हो गई 15 लाख। अब एक बात समझना, इस साल में मान लो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हुआ बिजनेस का फॉर एन एग्जांपल 6 लाख, तो मैं बताऊं ये प्रॉफिट में से मेरे हाथ में कुछ भी इस साल में क्लब नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस के केस में ऐसा माना जाता है कि जो भी आपका प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट 23-24 का हुआ, तो ये माना जाता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ ना वो ओपनिंग कैपिटल पे होता है। ओपनिंग कैपिटल में 10 लाख था, तो इस साल मेरे हाथ में कुछ भी क्लब नहीं होगा।
इस साल मेरे हाथ में कुछ भी क्लब नहीं होगा, ये 6 लाख पे पूरा मेरी वाइफ टैक्स भरेगी, मेरे हाथ में क्लबिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो गिफ्ट किया था पैसा, ये जो बीबी का गिफ्ट था, ये ओपनिंग कैपिटल में नहीं था ना, ये तो 7 अप्रैल को दिया है, दिस इज नॉट इन द ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल में नहीं था। और ये ओपनिंग कैपिटल में नहीं था, ये जो है ये 1/4/2023 की ओपनिंग कैपिटल में तो नहीं था। अब प्रॉफिट हुआ 6 लाख का, ये क्लबिंग नहीं होगा। अब एक बात समझिए, अगले साल की कैपिटल हो गई 21 लाख, ये 1/4/2024 की कैपिटल हो गई, अगले साल की कैपिटल हो गई 1/4/2024 की 21 लाख। मेरा ये अजम्पशन है इस क्वेश्चन में कि ये जो कैपिटल जो प्रॉफिट हुआ था 6 लाख का, ये विड्रॉ नहीं किया, ये बिजनेस में ही रखा। अब अगले साल की कैपिटल 21 लाख हुई, और मान लो अगले साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 है, वो 7 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब ये 7 लाख का प्रॉफिट हुआ 24-25 का, तो अब मेरे हाथ में क्लबिंग होगा? आंसर इज यस होगा। अब कितना क्लब होगा? तो देखिए, ये 7 लाख के प्रॉफिट में से मिस्टर बीबी के हाथ में कितना क्लब होगा? तो मिस्टर बीबी के हाथ में 7 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है वो आपकी 21 लाख की कैपिटल पे हुआ है। तो मेरा गिफ्टेड अमाउंट कितना था? 5 लाख था। तो 5 लाख के प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कितना आएगा? 7 लाख डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 5, इट्स कम्स टू द 1,66,667 जो है ये मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। मींस इसमें से जो 1,66,667 है ये मेरे हाथ में क्लब होगा, और बाकी वाला जो है वो मेरी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो मिसेस बीबी जो है, मिसेस बीबी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 533,333 है वो मेरी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए, जब भी आप कोई अमाउंट गिफ्ट करते हो, असेट गिफ्ट करते हो आपके स्पाउस को या सन्स वाइफ को, उन्होंने उसको बिजनेस में डाला, तो उस साल का प्रॉफिट तभी क्लब होता है जब आपने जो गिफ्ट किया हुआ है वो ओपनिंग कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल मतलब फर्स्ट डे ऑफ द ईयर या फिर फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस। अगर आपने बिजनेस ही चालू किया इन द अगस्त, तो अगस्त में जिस दिन बिजनेस चालू कर रहे हो दैट इज कॉल्ड योर ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल में है तो क्लबिंग होगा, ओपनिंग कैपिटल में नहीं है तो क्लबिंग नहीं होगा। लास्ट पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सेकेंड जनरेशन इनकम जो होती है उस पे वापस से क्लबिंग नहीं होता। ऐश्वर्या का एक बार डाउट पूछ रही थी, उसने कम से कम 28 बार वो डाउट पूछ चुकी है। ऐश्वर्या को मैंने यहां पे बताया था कि सर एक बात बताओ, एक सेक्शन हुआ करती है 27 हाउस प्रॉपर्टी की। जब आप अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, जब आप अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, या माइनर सन को या माइनर डॉटर को, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, तो ऐसे भी आप हाउस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर माने जाते हो। क्या माने जाते हो? हाउस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर माने जाते हो। और जब आप डीम्ड ओनर आप ही हो तो फिर क्लबिंग का क्वेश्चन ही नहीं है ना, वो इनकम ऐसे भी आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। तो मैंने मेरी वाइफ को या मैंने मेरी माइनर सन को या माइनर डॉटर को, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर को, अगर मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो ऐसे भी आप उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो। और जब आप उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो तो ऐसे भी इनकम आपके खुद के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसे भी जो इनकम है वो आपके खुद के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। डन। चलिए पॉइंट नंबर 7 ना वापस बताइए। क्या वापस बताइए? आप पूरे दिन व्हाट्सएप पे टाइम पास करते हो करके, ठीक है, और फिर अब आप बोलते हो वापस बताइए पॉइंट नंबर 7 करके, ठीक है। जब मैं बता चुका हूं आपको, मैंने बताया था कि सेकंड जनरेशन इनकम पे क्लबिंग नहीं होता, वो मैंने बताया था वहां पे कि आदित्य की वाइफ को जो इनकम हुई थी। अब आप बोल रहे हो वापस बताइए वो वाला पॉइंट। यार थोड़ा तो कोऑपरेट करिए इन सब चीजों में, मेरे लिए टाइम भी लिमिटेड रहता है। अब आप वापस बार बार वही पूछे जा रहे हो। चलो, ये मैंने आपको बताया था सेकंड जनरेशन इनकम का ये वाला पॉइंट। मैंने ये बताया था कि आपने अपने स्पाउस को 10 लाख ट्रांसफर किया और 10 लाख पे आपको इनकम हुई थी 90,000। ये 90,000 आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। अब अगले साल वापस 10,90,000 का एफडी हुआ और वो 10,90,000 पे एफडी पे 1,09,000 का इंटरेस्ट आया। तो 1,09,000 का जो इंटरेस्ट आया था, तो क्या पूरा 1,09,000 क्लब होगा? नहीं, सिर्फ 1 लाख ही आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। सिर्फ 1 लाख है, वो 1 लाख ही आपके हाथ में क्लब होगा। चलिए, सिर्फ 1 लाख है, वो 1 लाख ही आपके हाथ में क्लब होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
हाउ विल द टैक्स अथॉरिटी नो दैट इनकम इज जनरेटेड थ्रू द स्पाउस असेट, इट शुड बी क्लब इन द स्पाउस इनकम। आपको ट्रांजेक्शन से पता चल जाए। ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो ट्रांजेक्शन आपके जो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा चेक किया जाता है तो पता चलता है। हाँ, मतलब जैसे आपको क्रॉस गिफ्ट में मैंने ऐश्वर्या आपको ये बताया कि क्रॉस गिफ्ट में अगर आपका जो अमाउंट जैसे इस वाले एग्जांपल में 72,000 हुआ तो 72,000 में से 8 लाख पे जितना इनकम होगा वो इधर क्लब हो जाएगा, बाकी वाला इसके खुद के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को आज क्लबिंग प्रोविजन के जितने भी क्वेश्चन है होमवर्क में, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन क्लबिंग पे, 8-10 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम आपकी बुक में पेज नंबर आई थिंक 117 या 112 पे दे रखा है, तो 112 पे दे रखा है। आज आपके जितने भी क्वेश्चन है क्लबिंग के वो होमवर्क में है, आज आप होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, होमवर्क में करके आएंगे। कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। 9 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एज इट इज आईसीआई के क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं किया है। आईसीआई के क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, आज आप होमवर्क में करके आएंगे। चलिए अब अपन एक और टॉपिक